नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो आज हम जो है पोक्सो एक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी में, जिसमें से आपका 10 मार्क्स का कवरअप होता है। तो 10 मार्क्स सिलेक्शन में आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं, ये PDF मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लंबी हो, पर हम कोशिश करेंगे कि क्लास में हम मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पोक्सो एक्ट के बारे में उसको हम कवर अप कर सकें। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं देख लेते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पोक्सो अधिनियम 2012 क्या है, पॉक्सो अधिनियम 2012 में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 में सभी धाराओं में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या प्रावधान है उसके, पॉक्सो अधिनियम 2012 में किस धारा में किस अपराध के लिए कौन सी सज़ा दी हुई है। तो ये सब जब हम शॉर्ट में पढ़ेंगे ना, आप जब पूरा परफॉर्मा पढ़ते हैं तो उतने अच्छे से नहीं हो पाते, इसलिए हम इसको अलग से देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पॉक्सो अधिनियम 2012 के सिद्धांत क्या हैं और पॉक्सो अधिनियम 2012 की विशेषताएं क्या हैं। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप अपना टॉपिक अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जान लेते हैं पॉक्सो एक्ट है क्या एग्जैक्टली। तो पॉक्सो की अगर हम बात करें, पॉक्सो अधिनियम 2012 हमारे देश के बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसे बच्चों को यौन उत्पीड़न और हमले और बाल अश्लीलता जैसे यौन अपराधों से बचाने के लिए अपनाया गया था। यह अधिनियम विशेष अदालतों की स्थापना के लिए कहता है, जो ऐसे अपराधों से अधिक प्रभावी तरीके से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। तो पॉक्सो अधिनियम जो है आपका, वो बच्चों के लिए है। इसकी आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि जो हमारा संविधान था उसमें महिलाओं के लिए लैंगिक शोषण जो होता है उनका, उससे रिलेटेड बहुत सारी धाराएं थीं, पर बच्चों के लिए स्पेशली लैंगिक हमलों से निपटने के लिए कोई ऐसी धारा नहीं थी, इसलिए इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी। तो आगे हम देखते हैं। पॉक्सो अधिनियम में बेहतर प्रावधान बनाने के लिए वर्ष 2019 में संशोधन किया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका अगस्त 2019 में किया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। जो कई अपराधों के लिए बढ़ी हुई सज़ा के रूप में त्वरित न्याय को समायोजित करने में मदद करेगा। यह अपराधियों सुरक्षित व सम्मानजनक बचपन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हम आगे चर्चा करते हैं। पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जो ये लागू किया गया था वर्ष 14 नवंबर 2012 में। ये टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ष बाद में आना था। 14 नवंबर 2012 में इसको लागू किया गया था। आगे हम देखें इसका अर्थ क्या होता है। पॉक्सो अधिनियम में बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के लिए एक अधिनियम है, जो ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए एवं उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करता है या उसका प्रावधान करता है। पॉक्सो अधिनियम बच्चों के लिए है, जिसमें उनके यौन उत्पीड़न की बात की जाती है और उसी से जुड़ी विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। अगर बात करें पॉक्सो अधिनियम में बच्चा किसको कहा गया है, तो इसके अंतर्गत जो भी 18 वर्ष से कम उम्र का होगा उसको बच्चे की कैटेगरी में रखा गया है। कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जो होगा वो बच्चे की कैटेगरी में आएगा। पॉक्सो की जो सज़ा रहती है इस अधिनियम के तहत, न्यूनतम सज़ा 10 वर्ष है। जो न्यूनतम सज़ा है वो अब 10 वर्ष है। इसके अध्यायों की बात करें, इसमें टोटल 9 अध्याय हैं। कितने चैप्टर हैं इसमें? 9। अब किस अध्याय का क्या नाम है और उस अध्याय के अंदर कौन सी धाराएं आती हैं वो हम देख लेते हैं। अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक। इसमें आपकी धारा 1 और 2 रहती है। इसमें प्रारंभिक इसका इंट्रो दिया गया है। बात करें अध्याय 2 की, अध्याय में है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। इसमें धारा 3 से 12 तक की बात की गई है। धारा 3 से 12 तक जो है वो अध्याय 2 में सम्मिलित हैं। तो इसमें बालकों के विरुद्ध जो भी लैंगिक अपराध होते हैं उस सब की डेफिनेशंस दी गई हैं, उनके विषय में विस्तार से बताया गया है। तीसरा अध्याय है इसमें
अध्याय 3 में है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। इसमें धारा 13 से 15 तक की धाराएं आती हैं। इसमें जो अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग किया जाता है या उनका उस डाटे का भंडारण किया जाता है, उसके लिए दंड के जो प्रावधान है उसकी बात की गई है। बात करें अध्याय 4 की, तो अध्याय 4 का नाम है किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न, यानी कि किसी अपराध को करने की सोचना और उसको करने के लिए प्रयत्न करना, कोशिश करना, वो अध्याय 4 में आता है। इसके अंतर्गत अध्याय 4 के अंतर्गत आती है धारा 16 से 18। फिर बात करें हम अध्याय 5 की, अध्याय 5 का नाम रहेगा मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। अब अगर किसी के साथ भी किसी बच्चे के साथ जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसके साथ अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो उस मामले की रिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जानकारी धारा 19 से लेकर धारा 23 तक है, जो अध्याय 5 में सम्मिलित हैं। अगर बात करें हम अध्याय 6 की, 6 का नाम रहेगा बालक के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया। तो बालक के जो कथन रहेंगे उनको अभिलिखित करने की प्रक्रिया रहेगी, कौन करेगा, कैसी जगह करेगा, किस तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा, कौन कौन बच्चे के साथ रहेगी, सारी चीज़ें जो इसमें रहेंगी वो रहेंगी धारा 24 से धारा 27 तक। बात करें अध्याय 7 की, तो अध्याय 7 में विशेष न्यायालय की स्थापना रहेंगी। ये इसका जो रहेगा वो रहेगा धारा 28 से 32 तक। तो अध्याय 7 में धारा 28 से 32 तक रहेगा कि विशेष न्यायालय कहाँ, कैसे, कब स्थापित किए जाएंगे और जो स्थापित है उनमें प्रक्रिया कैसी रहेगी। ठीक है, देखिए हो सकता है आपको क्लास लंबी लगे, लेकिन आपको क्लास देखनी इसलिए ज़रूरी है, जब तक आप पूरी क्लास देखेंगे नहीं आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। डिटेल्ड क्लास आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट मैंने कोशिश किया है आप लोगों के लिए कि जितना हो सके शॉर्ट में आपको करूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूटे ना। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे अध्याय 8 की। अध्याय 8 का जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन। तो ये आपका धारा 33 से धारा 38 के बीच रहेगा। बात करें आखिरी अध्याय की, अध्याय 9 की, इसमें आपका प्रकीर्ण रहेगा इसका नाम। इसमें धारा 39 से 46 धारा इसमें सम्मिलित रहेंगी। इसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं कानून बनाने के केंद्र सरकार को, उसके बारे में बात की गई है। तो एक बार इनको आप अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है कि जैसे आपको पूछा गया धारा 13 किस अध्याय के अंतर्गत आती है, तो आपने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि धारा 13 आपकी अध्याय नंबर 3 में आती है। इसको याद भी आप अच्छे से कर लेंगे, याद करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप देखेंगे तो पहले अध्याय में आप पहला दूसरा याद रखिए, दूसरे अध्याय में 3 से 12 देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी एक छोटी सी ट्रिक के साथ हम इसको देख लेते हैं। अध्याय 1 में धारा 1 और 2 इसको हम देख लेंगे। उसके बाद अध्याय 2 में हमारा 3 से 12 तक। देखिए 2 आपने जब अध्याय 1 किया, 1 और 2 आपको याद रहेगा। अध्याय 2 आपका 3 से शुरू हो रहा है, अब खत्म कहाँ पे होगा, आपका अध्याय 2 है तो ये आपका, इसको हम 12 मान लेंगे, 12 पे खत्म हो रहा है। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। 12 पे खत्म हो रहा है तो सीधी सी बात है 13 जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 13 से शुरू हो रहा है। 13 से शुरू होकर ये 15 पर ख़त्म हो रहा है। अध्याय 4 हमारा रहेगा 16 से 18 पर। ठीक है, ऐसे ही हम इनको कुछ कुछ अपनी अपनी ट्रिक बनाकर इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं धाराओं के अंतर्गत। देखिए ये जो 1 से लेके 46 तक धाराएं हैं, इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। इनको आप किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते हैं, तो इनको आपको विशेष ध्यान देना है इन पर। तो हम एक एक करके इन धाराओं को देख लेते हैं। हम कोशिश करेंगे सिर्फ इनके मेन टॉपिक्स को देखो और इनकी जो परिभाषाएं हैं कुछ कुछ मैं आपको समझाती चलूँगी, तो आपके माइंड में एक बेस तैयार हो जाएगा जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी। तो हम करने वाले हैं अब एक एक करके सारी धाराओं को। तो धारा 1 में आपका जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। मतलब कि इसमें जो आपका एक्ट है इसकी जो डेफिनेशंस है वो दी गई हैं और इसका प्रारंभ दिया हुआ है। बात करें धारा 2 की, तो इसमें एक्ट में जो शब्द यूज़ हो रहे हैं उनकी जो परिभाषाएं बन सकती हैं वो परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। और बात करें धारा नंबर 3 की, तो धारा नंबर 3 में है प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करती चलती हूँ सभी धाराओं को, तो आपका बेस बन जाएगा। प्रवेशन लैंगिक हमला उसको कहते हैं, यानी कि पेनिट्रेटिव
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना पेनिस जो होता है वो किसी भी सीमा तक बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो वो इसी धारा के अंतर्गत आएगा। या फिर कोई ऐसी वस्तु के साथ, बालक के साथ ऐसा कुछ करता है, मतलब कि कुल मिला के जो प्रवेशन का शब्द से आप समझ सकते हैं, प्रवेशन का अर्थ है प्रवेश कराना। तो जो भी इस बालक के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके साथ या जो उनके मुंह के साथ ऐसा कुछ भी ऐसी कोई भी वस्तु या पेनिस के साथ ऐसा कुछ करता है तो वो प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत आता है। उसके बाद धारा 4 की बात करें, देखिए धाराओं को आपको याद करने का आसान तरीका है कि पहले धारा दी हुई है, फिर उससे अगली धारा में उससे रिलेटेड दंड दिया हुआ है। तो धारा 4 में क्या है, ये प्रवेशन लैंगिक हमला था 3 में, धारा 4 में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए जो दंड का प्रावधान है वो दिया गया है। ये हम आगे अभी देखेंगे किस धारा में कितना प्रावधान है दंड का, ये हम सभी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। पहले हम एक बार धाराओं को देख लेते हैं। बात करें धारा 5 की, तो इसमें आता है आपका गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। इसमें आपका रहता है, जब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में रहता है, जो प्रवेशन लैंगिक हमला है ये तो आपका होगा ही होगा, ये तो है ही है, बस इसमें गुरुत्तर वर्ड जो जोड़ा गया है ये इसलिए जोड़ा गया है कि इसमें व्यक्तियों की कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। इसमें या तो जो पुलिस अधिकारी होंगे, जो अपने मतलब अधिकारी होते हुए भी बालक के साथ ऐसा कुछ करते हैं, या किसी हॉस्पिटल में कोई काम करता है वो बालक के साथ ऐसा कुछ करता है, या सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक के साथ कुछ ऐसा करता है, या परिवार का कोई सदस्य है जो बालक के साथ ऐसा कुछ करता है, तो ये सब किस में आएंगे आपके, ये गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले में आएंगे, जो एग्रेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट रहेगा। इसमें एक और चीज़ भी ध्यान देने वाली है, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था ये आपका मध्यम रहता है, और ये जो एग्रेवेटेड रहता है ये आपका मतलब एक तरह से एग्रेसिव हो जाता है। इसमें इंसान एग्रेसिव जो होता है जिससे बालक को ज़्यादा क्षति पहुंचती है, इसके अंतर्गत वो आता है। तो इसका जो दंड है वो ज़्यादा रहता है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। आपका जो ये वर्ड है इंग्लिश वाला एग्रेटिव, इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि एग्रेसिव में किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद छठे की हम बात करें, धारा 6 गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। अब ये जो लैंगिक हमला था इसके लिए क्या दंड है वो धारा 6 में बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक हमले की, सेक्सुअल असॉल्ट। तो सेक्सुअल असॉल्ट में आपका क्या रहेगा, तो सेक्सुअल असॉल्ट से आपका क्या रहेगा कि जो भी कोई व्यक्ति बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है, तो वो आपका सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। अब देखिए दोनों को कैटेगराइज कर दिया गया है। जो प्रवेशन था, पेनिट्रेटिव था, उसमें प्रवेश कराया जा रहा था, इसमें क्या है, सिर्फ इसमें टच की बात की गई है, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स हो, चाहे आपकी मतलब बच्चे की ब्रेस्ट हो, या कुछ इस तरह से उनको टच की बात कहिएगा तो वो आपका सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा, ठीक है। देखिएगा, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि आगे एक कैटेगरी और आएगी। अभी इसमें प्रवेशन था जिसमें बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से चीज़ें हो रही थी, उसके बाद लैंगिक हमला ये सेक्सुअल असॉल्ट में है जिसमें टच की बात हो रही है। आगे एक और आएगा जिसमें ये जो लैंगिक उत्पीड़न आप 11 पर देखेंगे, इसमें लैंगिक हैरेसमेंट में आप देखेंगे कि इसमें टच भी नहीं कर रहा है, तब भी वो इसकी कैटेगरी में आएगा। कैसे आएगा वो हम आगे देखेंगे, तो आप इसको ध्यान रखें। प्रवेशन आपका क्लियर हुआ। लैंगिक हमले में आपका मैं आपको बता चुकी हूँ स्पर्श आएगा, तो ये आएगा लैंगिक हमले के लिए दंड जो है उसका प्रावधान आप देखेंगे धारा 8 में। इसमें जो भी दंड रहेंगे, जुर्माने रहेंगे, वो सब हम आगे देखेंगे। वैसे अगर हम बात करें धारा 8 की, तो इसमें जो लैंगिक हमला होता है उसके लिए जो दंड है वो आपका 3 वर्ष से कम नहीं होगा, पर ये 5 वर्ष तक हो सकता है। मतलब 3 से कम तो बिल्कुल नहीं होगा, मिनिमम 3 होगा, और 5 वर्ष तक ये हो सकता है। डिपेंड करता है किस तरह का बिहेवियर, केस कैसा बन रहा है, और इसके साथ जुर्माना भी रहता है। साथ ही साथ हम एक बार गुणोत्तर को भी देख लेते हैं। आगे भी वैसे हम देखेंगे, बट अभी देखेंगे फिर दोबारा देखेंगे तो अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। जो धारा 6 में है, ये आपका हमला जो प्रवेशन वाला होता है बहुत ही मतलब इसको डेंजरस भी कह सकते हैं, बहुत ही क्षति पहुंचाने वाला होता है बालक को। तो इसके लिए कठोर कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम हो ही नहीं सकती। अगर किसी व्यक्ति ने ये वाला किया है
प्रवेशन वाला किया है, गुणोत्तर प्रवेशन वाला, तो उसको 10 वर्ष से कम हो ही नहीं सकती और ज़्यादा से ज़्यादा में वो है वो आजीवन कारावास रहेगा और जुर्माना भी रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? धारा 6 की हम बात कर रहे हैं। धारा 6 के अंतर्गत जो दिया गया है 10 वर्ष से कम ना हो और पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए ये हो सकता है और साथ में जुर्माना भी रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं धारा 9 की। धारा 9 की अगर हम बात करें तो इसमें है आपका गुरुतर लैंगिक हमला। अब देखिए, फिर से वही याद करने का आसान तरीका है, प्रवेशन लैंगिक हमला था, फिर गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला था। गुरुत्तर शब्द जोड़ा गया था कब? जब हम इंसानों की जो व्यक्ति थे, जो करने वाले थे, उनकी कैटेगरी बता दी गई थी। तो इसमें भी वही होगा, लैंगिक हमला वही रहेगा कि करना क्या है, क्या करने पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूना और उनके साथ ऐसी कोई क्रिया करना, बट उसमें प्रवेशन वाला जैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ छूने तक सीमित रहेगा। अब गुरुत्तर जोड़ा गया है तो इसमें वो पुलिस अधिकारी हो सकते हैं करने वाले, सशस्त्र सीमा बल के हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के हो सकते हैं, आस पड़ोस के हो सकते हैं, फैमिली को जानने वाले हो सकते हैं या रिश्तेदार हो सकते हैं। तो उनके लिए ये बात होती है धारा 9 में। ठीक है, और इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो रहेगा आपका धारा 10 में। इसकी अगर हम दंड की बात करें तो इसमें जो कारावास की अवधि है वो 5 वर्ष से कम नहीं होगी। तो 5 वर्ष तो आपकी मिनिमम रहेगी और जो 7 वर्ष तक हो सकती है, और इसके साथ आपका जुर्माना भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक उत्पीड़न की, सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, लैंगिक उत्पीड़न शब्द का यहाँ कोई मतलब यह है कि अगर वो बच्चे से कोई ऐसे शब्द बोलता है या ऐसी कोई आवाज़ सुनवाता है या अपना कोई ऐसा अंग प्रदर्शित करता है उसके सामने। देखिए, यहाँ ना तो उसके साथ प्रवेशन वाला लैंगिक हमला है, ना यहाँ उसको टच किया जा रहा है। लैंगिक उत्पीड़न में क्या होता है, सिर्फ या तो उसको ऐसा कुछ बोला जा रहा है, उसको ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, या उसके शरीर का कोई ऐसा भाग ही उसको दिखाया जा रहा है, या अपने शरीर का या किसी और के शरीर का। ऐसे अश्लील प्रयोजन जो है तो या मीडिया के रूप में दिखा रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं सामने दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिखा रहे हैं, फ़ोन पर दिखा रहे हैं, ऐसे कोई कृत्य होंगे तो वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। कोई पॉर्न मूवी बच्चे को दिखा रहा है तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा। तो ये आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट रहेगा। इसके लिए जो दंड का प्रावधान रहेगा वो आपका रहेगा धारा 12 में। तो 12 में इसके लिए जो धारा रहेगी, इसके लिए दंड जो रहेगा वो रहेगा आपका 3 वर्ष तक हो सकेगी ये, और इसके साथ जुर्माना भी रहेगा। ठीक है, उसके बात करें हम धारा नंबर 13 की। धारा नंबर 13, और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 3। देखिए, हमने देखा था धारा 1 और 2 थी हमारी चैप्टर नंबर 1 में, और 3 से लेके 12 तक थी हमारी चैप्टर नंबर 2 में। अब धारा 13 है जो हमारी चैप्टर नंबर 3 में शुरू हो जाती है, जिसका नाम क्या था, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। ठीक है, धारा 13 में भी वही दिया हुआ है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का प्रयोग। अब अश्लील प्रयोजन कैसे हो सकते हैं, जिसमें बालक का प्रयोग जो है वो टेलीविज़न चैनल, इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं हो, ये सब इसमें सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है किसी बालक की जननेंद्रिय प्रदर्शित करना, उसको वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना कुछ भी उसके साथ ऐसा करना, किसी बालक का अशोभनीय अश्लीलतापूर्वक प्रतिदर्शन करना, मतलब कुछ भी उसके जैसे वो अपना अंग प्रदर्शन कर रहा है उसकी वीडियो बना लेना या ऐसा कोई चीज़ उसे दिखाना, ये सब इसमें क्या आएगा, आपका अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग हो रहा है, यानी कि बालक को साधन बनाया जा रहा है। बच्चे की हम वीडियो बना रहे तो बच्चा हमारा साधन हो गया, तो बच्चे की वीडियो बना रहे तो वो आपका धारा 13 के अंतर्गत आता है। धारा 13 के अंतर्गत रहेगा। 14 में रहेगा जो आपके धारा 13 में काम हो रहे थे, इनसे संबंधित दंड जो रहेगा वो आपका धारा 14 में रहेगा, और इसके लिए जो दंड रहेगा वो आपका 5 वर्ष तक का हो सकता है, और इसके साथ जुर्माना भी रहेगा। आगे हम बात करें धारा 15 की। धारा 15 में आपका है बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। अब देखिए,
धारा 14 तक हमने देखा था कि वो अश्लील सामग्री के लिए बालक को साधन के रूप में प्रयोग कर रहा था, उसकी वीडियो बना रहा था या ऐसी कोई चीज़ उसे दिखा रहा था या उसका अंग प्रदर्शन कर रहा था। अब बालक की ऐसी वीडियो बनाकर उसको सेव करके उसका डाटा बना लेना, रख लेना, मूवी क्रिएट कर लेना, ये सब इसका भंडारण कर रहा है, स्टोरेज रखना एज अ मटीरियल। तो इसके लिए जो दंड होगा वो होगा आपका धारा 15 में, और इसका जो इसके लिए दंड होगा वो आपका 3 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे भी हम ये दंड देखेंगे, तो आप अभी एक बार बेस बना लीजिए। फिर बात करते हैं हम धारा 16 की, किसी अपराध का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है तो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें रहता है उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, या फिर उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक या अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होना। इसका मतलब मैं आपको सरल शब्दों में बता देती हूँ। सरल शब्दों में ये हुआ, जैसे किसी को ऐसा कोई अपराध करना है तो वो उसके लिए क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा। ठीक है, कि हम प्लानिंग कर रहा है, प्लस देखिए जो भी अडल्ट है वो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है क्योंकि बच्चे के साथ है, सीधी सी बात है। बच्चे की सहमति तो है नहीं उसमें, क्योंकि बच्चा तो अननोन में आएगा कि वो तो नहीं जानता ये सब चीज़ें। तो पहली चीज़ तो वो जानबूझकर कर रहा है। दूसरी चीज़ वो प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग के लिए वो कोई भी ग्रुप भी बना सकता है अपना, कि कब कहाँ कैसे हमको कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे बच्चे को फंसाना है, कैसे फुसलाना है, क्या करना है, या उसको किडनैप करना है, या हम उस पर मतलब शारीरिक बल दिखाना है, कैसे मतलब हम उसको काबू करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब आपका दुष्प्रेरण में आता है, किसी चीज़ को करने की प्लानिंग करना और उसके लिए उकसाना किसी को, या तो खुद करे या दूसरे को उकसाए। तो ये सब आपका दुष्प्रेरण में आएगा। मतलब कुल मिला के कोशिश करना भी इसमें आएगा, उसके लिए प्रयत्न करना भी आएगा। अपराध के लिए पहले प्लानिंग करो, फिर उसके लिए प्रयत्न करो, तो ये दुष्प्रेरण में आएगा। बात करें धारा नंबर 17 की, तो धारा नंबर 17 में दुष्प्रेरण के लिए दंड रहेगा। तो इस धारा के अंतर्गत एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए इसमें इस धारा में दंड के लिए अलग से कोई समय सीमा नहीं दी गई है, जुर्माना नहीं दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि यदि जो दुष्प्रेषित कार्य है वो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, यानी कि उसमें प्लानिंग की गई है या किसी को उकसाया गया है, इस तरह से वो अपराध किया गया है, तो वही दंड दिया जाएगा जो जिस कैटेगरी का अपराध किया गया है। सपोज उन्होंने प्रवेशन लैंगिक हमला किया है, पहले उसकी प्लानिंग की, किडनैप किया और उसको प्रवेशन लैंगिक हमला किया, तो जो प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए सज़ा है 10 साल से लेके लाइफ लॉन्ग तक, वो आपकी इसमें रहेगी। तो कुल मिला के उसी कैटेगरी की सज़ा रहेगी जिस कैटेगरी का अपराध किया गया है। बात करें धारा 18 की, देखिए क्लास आपको लंबी लग सकती है, हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग भी लगे, पर आप भी जानते हैं 10 नंबर आपके यहाँ से आने हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल आप पढ़ेंगे कन्फ्यूज़न क्रिएट्स होंगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर रहे हैं और इसको मैं डिस्क्राइब इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे ये जो शब्द यूज़ हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, ताकि जब आपका प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो चलिए बात करते हैं धारा 18 की, किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड। देखिए दुष्प्रेरण जो हमने पढ़ा था, उसको करने के लिए जो प्रयत्न किया था उसके लिए भी दंड है इसमें। तो उस दंड की इसमें जो बात है वो धारा 18 में की गई है। और इसमें जो धारा 18 में जो बात कही गई है वो इसमें दीर्घतम अवधि तक की हो सकती है। इसमें भी लाइफ लॉन्ग की आपको सज़ा जो है, लाइफ लॉन्ग की जो सज़ा है वो लाइफ लॉन्ग सज़ा हो सकती है इसमें भी। धारा 19 की हम बात करें, अपराधों की रिपोर्ट करना, इससे रिलेटेड जो है आपका धारा 19 में रहेगा कि कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है। बात करें धारा 20 की, धारा 20 में है मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। तो इससे रिलेटेड आपका रहेगा धारा 20 में।
देखिए हो सकता है रिपोर्ट की जाए, लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चा है जिसके साथ ये घटना घटित हुई है उसकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। बेशक आप रिपोर्ट करें, मीडिया के थ्रू करें या खुद से करें या फ़ोटो दिखा के करें या केस बना के करें, कैसे भी कर रहे हैं आप रिपोर्ट, जो भी जानकार है वो भी रिपोर्ट कर सकता है। तो इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, अगर मीडिया के थ्रू हो रही है तो बच्चे की जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाता है। इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई मीडिया कर्मी भी ऐसा करता है कि उसकी पहचान को गुप्त नहीं रखता है तो उसके ऊपर भी केस बनता है। चलिए बात करें धारा 21 की। मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। अब देखिए मामले की जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो और उसको अभिलिखित कर रहे हैं, उसमें अगर कोई विफल होता है तो उसके लिए भी दंड है। फिर चाहे कोई कंपनी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, अगर वो मामले की रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं या अभिलिखित करने में विफल रहते हैं तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। धारा 22 में कहा गया है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। अगर कोई केस से रिलेटेड गलत सूचना देता है, गलत केस मतलब कि झूठा केस बनाता है तो उसके लिए भी दंड है। उसके बाद बात करें हम धारा 23 की, तो मीडिया का प्रोसीजर की इसमें बात की गई है कि मीडिया की क्या प्रक्रिया रहेगी। इसमें 24 में बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना है, 24 में बालक के कथन से रिलेटेड रहा है और धारा 24 से आपका शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 6। हम चैप्टर्स भी एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 5 आपका शुरू हो गया था धारा 19 से, 3 हमने देख ही लिया था और धारा जो आपका चैप्टर 4 है वो आपका धारा 16 से शुरू हो गया था। चैप्टर 4 आपका यहाँ से शुरू हो गया था। चलिए तो बात कर लेते हैं हम आगे की धाराओं पे। चैप्टर 6 आपका शुरू हो गया है। इसमें देखिए अभी थोड़ी ही धारा बची हैं तो इसको आप आराम से इत्मीनान से देख लीजिए। बात करें धारा 25 की, पहले हम 24 की बात कर लेते हैं। बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना है। देखिए इसमें इससे रिलेटेड ये दिया गया है कि बालक का पहली बात तो कथन कौन अभिलिखित करेगा, प्लस बालक का जो कथन अभिलिखित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, किस वातावरण में किया जाएगा, कैमरे के सामने किया जाएगा या बंद कमरे में किया जाएगा, वहाँ कितने लोग रहेंगे, उसके परिवार के लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी धारा 24 में बताई जाएंगी। बात करें धारा 25 की, तो धारा में जो है 25 में मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन होता है। उसके बाद हम बात करें धारा 26 की। धारा 26 में आपका रहेगा अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध। अब जो कथन अभिलिखित हो गया उसके जो एडिशनल प्रोविजंस हैं उनके बारे में धारा 26 में बताया गया है कि क्या क्या और किया जा सकता है। उसके बाद रहेगा बालक का चिकित्सा परीक्षण, यानी कि मेडिकल, जिसके साथ वो घटना हुई है, मेडिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल पाएगा बच्चे के साथ किस लेवल का अपराध किया गया है। उसके बाद इसमें भी रहता है कि बच्चे का एग्जामिन कौन करेगा और उसके साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये सब रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें बालक के जो माता पिता हैं वो रह सकते हैं और बालक जिस पर भरोसा करता है उसका जो भी सगा संबंधी है वो रह सकता है। बात करें हम धारा 28 की, तो धारा 28 से आपका चैप्टर नंबर 7 शुरू हो जाता है। धारा 28 में आपका रहेगा विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, तो डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, तो इससे रिलेटेड आपका जो है वो रहेगा आपका धारा 28 में। और 29 में रहेगा कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, तो जो अपराधों के बारे में उपधारणाएं हैं उसके बारे में धारा 29 में आप देखेंगे। धारा 30 की बात करें तो आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा ये इसमें रहेगी। देखिए ये हम नामों को इसलिए ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसे धारा 29 में पूछा गया है तो आपका सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, यह उपधारणा की बात किस धारा में की गई है। तो ये आप अगर इनको शॉर्ट में नाम कर लेंगे ना, नाम इन द सेंस कुछ कुछ वर्ड्स के, तो आपको पूरा पैराग्राफ इतने ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धारा 30 में हम बात कर रहे थे, धारा 30 में है आपका आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। धारा 31 की अगर हम बात करें विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। ठीक है, ये आपका रहेगा धारा 31 में। धारा 32 में रहेगा विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें ये आपका मतलब प्रोसिक्यूटर जो है वो कौन रहेगा, कैसे मिलेगा, ये सब इसमें रहेगा, कौन कौन बन सकता है। धारा 33 की बात करें, यहाँ से आपका शुरू हो गया है चैप्टर नंबर 8।
धारा 33 की बात करें, इसमें विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ सम्मिलित हैं। धारा 33 में क्या है, जो विशेष न्यायालय रहेंगे, जो इन्हीं को केसेस को मद्देनज़र रखते हुए स्थापना जिनकी की जाती है और उनको एक्स्ट्रा शक्तियाँ दी जाती है। शक्ति से मतलब है कि वो इन केसों पे फोकस करें, इनकी सज़ा दे सकें, फास्ट ट्रैक टाइप से कोर्ट रहे, मतलब ज़्यादा जल्दी से जल्दी चीज़ें हो सकें, ऐसी वाली पावर्स, तो इनकी बात आपकी धारा 33 में की जाएगी। बात करें धारा 34 की, बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारणा करने के मामले में प्रक्रिया। तो बालक द्वारा अपराध किए जाने, अगर बालक ही बालक के साथ अपराध कर रहा है तो उसके लिए जो विशेष न्यायालय हैं उसके आयु के अकॉर्डिंग उनकी मामलों की प्रक्रिया के बारे में जो है वो धारा 34 में बताया गया है। बात करें हम आगे धारा 35 की, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि। अब कितना समय दिया जाता है कि बालक के साक्ष्य को अभिलिखित किया जाए और मामले का निपटारा किया जाए, तो ये कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये इसमें रहेंगी। क्योंकि देखिए, अगर बहुत ज़्यादा लंबे केस खींचेंगे, बालक को बार बार आना जाना पड़ेगा, परेशान होगा, तो एक तो वैसे ही उसके साथ कोई घटना हुई है और उसमें भी अगर वो परेशान होगा तो बहुत ज़्यादा उसके मानसिक और शारीरिक विकास पर फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए न्यायालय में ये है कि संज्ञान जो लिया जाना वो 30 दिन के भीतर ही अभिलिखित किया जाए। अगर कोई विलंब होता है तो उसको भी अभिलिखित किया जाए। और जो इसका मतलब पूरा मामला है, देखिए, जो अभिलिखित करना है, इनका बयान जो है वो 30 दिन के भीतर होना चाहिए। और जो मामले का पूरा निपटारा है वो बयान अभिलिखित होने से 1 वर्ष के अंदर अंदर पूरा केस ही आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए, 1 वर्ष की अवधि भी बहुत है, लेकिन वही आप समझ सकते हैं इतने ज़्यादा केसेस होते हैं कि टाइम लगता है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो 1 वर्ष फिर भी ठीक है नॉर्मल कोर्ट्स के अकॉर्डिंग। बात करें धारा 36 की, तो साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को ना दिखाना, चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। इसमें क्या रहता है, साक्ष्य जिस टाइम दिया जाएगा, मतलब जिस टाइम बच्चा बता रहा है या कोई, देखिए, स्टेटमेंट ही इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है तो उसमें अभियुक्त वहाँ उसके सामने नहीं होना चाहिए। अगर वहीं पे है अभियुक्त तो वो पर्दे में रहना चाहिए, ठीक है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, बट अभियुक्त को उसके बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर अपना अच्छे से बयान वो नहीं दे पाएगा। बात करें धारा 37 की, विचारण का बंद कमरे में संचालन। देखिए, जो भी ट्रायल्स होंगे वो सारे आपके बंद कमरे में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई वहाँ पे और भी पब्लिक है, सबके सामने वो चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। और इसके साथ में जो रहेगा उसमें लिमिटेड लोग ही रहेंगे। एक तो बच्चे के माता पिता या बच्चा जिस पर भी भरोसा करता है बहुत ज़्यादा, जिसके साथ वो कंफर्टेबल है, वो उसके साथ रहेगा, ठीक है। बात करें धारा 38 की, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लेना। देखिए, हो सकता है बच्चे की जो भाषा है वो जिस क्षेत्र का है उस पर क्षेत्रीय प्रभाव रहता है। मोस्टली बच्चों की, अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उस पर क्षेत्रीय प्रभाव ज़्यादातर रहता है। तो उस कंडीशन में या तो कोई दुभाषी विशेषज्ञ जो होगा, अनुवादक जिनको हम कह सकते हैं, ट्रांसलेटर जो होते हैं, ट्रांसलेटर इसमें उनकी सहायता ली जा सकती है, जिससे कि जो भी बच्चा बयान दे रहा है वो एग्जैक्टली पहुंच सके, उसमें कहीं शब्दों में ज़्यादा हेरफेर ना हो, मतलब जो भी वो बता रहा है उसको अच्छे से समझ सकें। बात करें धारा 39 की, और यहाँ से आपका अध्याय 9 शुरू हो जाता है, आपका आखिरी अध्याय है ये। अब 39 से लेकर 46 तक की आपकी धारा इसमें आएंगी। इसका नाम आपका प्रकीर्ण है अध्याय का। 39 धारा में है विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। अब जो भी विशेषज्ञ होंगे उनकी सहायता लेने के लिए बालक के लिए क्या निर्देश दिए जाएंगे वो सारे इस धारा में बताए जाएंगे। अब वो विशेषज्ञ कैसे वाले, जैसे बच्चे को अगर बच्चा ज़्यादा मेंटली प्रेशर में है तो उसको मनोवैज्ञानिक चाहिए, या उसे मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिकल सहायता चाहिए, तो ऐसे वाली चीज़, बाल विकास में ज्ञान की ज़रूरत है, मतलब बाल विकास की ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ों के लिए कौन कौन विशेषज्ञ हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो धारा 39 में दिए गए हैं। बात करें धारा 40 की, विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। तो इसमें क्या रहेगा आपका
विधिक काउंसिल की जो सहायता लेता है बच्चा, उसका अधिकार क्या है, ये इसके बारे में इसमें बताया गया है। ये बच्चा या बच्चे के परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो इस तरह नहीं है कि वो उसका खर्चा वहन कर सके, तो उनको जो है विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसको वकील उपलब्ध कराएगा। ऐसा नहीं है कि भाई उनके पास पैसे नहीं है, वो केस नहीं लड़ सकते, वकील हायर नहीं कर सकते, तो वो उनका केस बनेगा नहीं या लड़ा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उनको वकील मुहैया कराया जाएगा। बात करें धारा 41 की, कतिपय मामलों में धारा 3 से 13 तक के उपबंधों का लागू ना होना। कुछ मामलों में क्या होता है, धारा 3 से 13 तक के जो उपबंध है वो लागू नहीं होते हैं, जहाँ पे चिकित्सीय जो परीक्षण है वो माँ बाप की सहमति से उपचार हो रहा होता है या परीक्षण हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे धारा 41 में प्रावधान दिए गए हैं। बात करें धारा 42 की, अनुकल्पिक दंड की, तो वो बात है आपकी धारा 42 में है। धारा 42 के साथ साथ इसका धारा 42 का पार्ट 2 भी है, जो कि धारा 42 का है। इसमें अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। इसमें क्या रहता है, अगर बच्चे भाई देखिए, अगर बच्चा अपना प्रोसिक्यूटर खुद ले सकता है, इसका मतलब यह है, सीधे शब्दों में आपको बताऊं, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, मतलब कि ये जो अधिनियम है इसका यूज़ जो होना है वो ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब हमने पहले उस केस को डाल दिया पॉक्सो से अलग और उसमें लगा कि हाँ भाई इसमें तो कोई प्रावधान दिख नहीं रहा है इसलिए हम इसको पॉक्सो में डालें, ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चों के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो पॉक्सो के अंतर्गत ही आएगी। इससे रिलेटेड जो है आपको धारा 42 के का में बताया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अधिनियम मतलब सिर्फ तब लगाया जा रहा है जब वहाँ कमी महसूस हुई तो चलो पॉक्सो ही लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। बच्चों के साथ जो भी ऐसी घटनाएं होंगी उनको पॉक्सो के अंतर्गत ही रखा जाएगा। बात करें धारा 43 की, इसमें आपका अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, इस अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता कितनी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड चीज़ें आपकी जो हैं वो धारा 43 में है। मतलब कि ये इसको हम कैसे किस स्तर से इसको हम चीज़ें करें जो ये सबको जन जन तक ये पहुँचे और लोगों को प्लस बच्चों को भी ये चीज़ें पता रहें। तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती हैं वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी कि इसको टेलीविज़न पर दिखाएं, रेडियो पर दिखाएं, प्रिंट मीडिया पर भी इससे रिलेटेड चीज़ें छापें, जिससे कि लोग देखें भी, सुने भी, पढ़े भी इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा सजग हो सकें और जागरूक हो सकें। बात करें धारा 44 की, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, मतलब अधिनियम कितना क्रियान्वयन हो रहा है, इसको कितना अधिनियम को कितना फॉलो किया जा रहा है, इसके बारे में जो है क्या क्या किया जा सकता है क्रॉस चेक करने के लिए, वो आपका धारा 44 में रहेगा। धारा 45 में के नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को दी जा रही है, तो इससे संबंधित आपकी चीज़ें रहेंगी। धारा 46 की अगर हम बात करें तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति जो रहेगी वो इसमें रहेगी, मतलब कि जो भी आपका अधिनियम है इसको लागू करने में जो कठिनाइयाँ हैं तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी धारा 46 में रहेंगी। तो ये थी आपकी धारा 1 से 46 तक की, आप इनको अच्छे से देखिए, इनके नाम को याद रखिए। आगे हम बात करते हैं अब इनकी सज़ा के बारे में। तो धारा में किस धारा में कौन सी सज़ा है, जो हम अभी देखते हुए आए थे उनको एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो धारा 4 जो हमने देखी थी उसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर यौन हमला जो प्रकृति में प्रवेशन है, प्रवेशन योग्य यौन हमला जो किया जाएगा 16 वर्ष से कम है, इसको ध्यान रखिएगा। 16 से कम है बच्चा तो उसमें न्यूनतम सज़ा जो है वो 20 वर्ष रहेगी, जिसे शेष प्राकृतिक जीवन यानी कि आजीवन कारावास रहेगा और उसको बढ़ा दिया जाएगा, जुर्माने को भी, मतलब आजीवन कारावास रहेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 4 में ही एक और प्रावधान है कि अगर बच्चा जो है वो 16 से 18 की आयु का है और उसमें उसके साथ प्रवेशन यौन हमला होता है तो उसकी जो न्यूनतम है, मतलब कम से कम से सज़ा वो 10 वर्ष रहेगी और आजीवन तक उसे बढ़ाया जा सकता है, प्लस उसमें जुर्माना भी रहेगा। तो ये थी बात प्रवेशन की। अब देखिए धारा 4 में प्रवेशन यौन हमले के लिए क्या मिल रही है, सज़ा मिल रही है, तो धारा 3 में सीधी सी बात है प्रवेशन यौन हमला रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने याद किया था। उसकी बात है धारा 6 में है प्रवेशन यौन हमला जिसकी प्रकृति गंभीर हो, जो हमने गुणोत्तर वाला पढ़ा था जिसमें जिसकी प्रकृति बहुत ही गंभीर थी उसकी बात की जा रही थी।
तो इसके लिए क्या होगा, कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये वो वाला है जिसमें एग्रेसिव होकर चीज़ें की जाती हैं, जिसमें बच्चा जो है वो उसके शारीरिक क्षति बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जो है वो न्यूनतम कारावास आपका 20 वर्ष है और इसको आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 20 वर्ष तो कम से कम, इससे कम सज़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला आपका 5 में रहा और 6 में उसके लिए आपने देखी इसकी सज़ा। उसके बाद अगर हम बात करें आगे धारा 8 की, धारा 8 में सज़ा दी गई है यौन उत्पीड़न के लिए। यहाँ गलत टाइप है, इसको ठीक कर लेंगे। ये आपका रहेगा लैंगिक हमला। लैंगिक हमला है ये, सेक्सुअल असॉल्ट है ये, ठीक है। यौन उत्पीड़न आपका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो बाद में आएगा। तो धारा 8 में लैंगिक हमले की बात हो रही है, लैंगिक हमले के लिए दंड की बात हो रही है। तो धारा 7 में आपका लैंगिक हमला रहा, जिसमें प्रवेशन जैसा कुछ नहीं हो रहा है, टच वाली चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। वो आपका लैंगिक हमले में आएगा, जिसकी 3 से 5 वर्ष तक आपकी सज़ा रहेगी, कारावास मतलब सज़ा रहेगी और प्लस जुर्माना भी रह सकता है। बात करें धारा 10 की, तो इसमें आपका आएगा गुरुतर लैंगिक हमला, ठीक है। तो गंभीर, जहाँ भी आपको गंभीर वर्ड दिखे आप समझ जाइए वो गुरुतर वाला है, ठीक है। तो इस धारा 10 में इसकी बात हो रही है, तो 9 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके लिए सज़ा जो आपकी रहेगी वो 5 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक रहेगी, प्लस जुर्माना भी रह सकता है आपका। बात करें हम धारा 12 की, तो इसमें यौन उत्पीड़न से रिलेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसमें ना तो प्रवेशन जैसा कुछ है ना ही टच वाला है। इसमें क्या है, बच्चे को ऐसे कोई शब्द सुनाए जा रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ दिखाई जा रही है या कोई पार्ट दिखाया जा रहा है, मीडिया पर ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो वो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। इसके लिए सज़ा आपकी 3 वर्ष तक हो सकती है, कारावास जो रहेगा आपका, बाकी जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है, ठीक है। बात करें हम आगे कुछ और इसके जो दंड है उनको देख लेते हैं। धारा 14 की बात करें, 14(1) में पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का इस्तेमाल, यानी कि बच्चे को जहाँ साधन के लिए यूज़ किया जा रहा था, तो 13 में बच्चे को साधन के लिए यूज़ किया जा रहा था, 14 में उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो पहली बार अगर बच्चा पहली बार ऐसा कोई करता है दोषी, तो उसको 5 साल की सज़ा दी जाएगी, आगे किया करेगा तो उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी रहेगा। मतलब ऐसा है किसी ने एक बार किया ऐसा कुछ, बच्चे को साधन की तरह यूज़ किया, उसकी कोई मूवी या क्लिप बनाई, तो उसको पहली बार में 5 साल की सज़ा होगी और दूसरी बार में 7 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी इसके साथ लग सकता है। बाकी 14 में धारा जो 14 धारा का पार्ट 2 है, उसमें की अगर हम बात करें तो धारा 3 के तहत अपराध करते समय अश्लील साहित्य के लिए बच्चे का उपयोग। अब देखिए धारा 3 में जो बात थी वो जब वो वाला अपराध किया जा रहा है उसका वीडियो बना लेना, तो ये आपका उसमें आएगा 14(2) में। धारा 3 में था आपका प्रवेशन लैंगिक हमला। अब किसी ने प्रवेशन लैंगिक हमला किया किसी बच्चे के साथ, वो क्रिया होते हुए उसका कोई वीडियो बना लिया किया है, मतलब कुल मिला के बच्चे का साधन की तरह यूज़ हुआ है, बच्चे की वीडियो बनाई गई है और उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किया जा रहा है, तो उसके लिए कम से कम जो सज़ा है वो है आपकी 10 वर्ष और आजीवन तक ये बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना इसके साथ रहेगा। बात करें धारा 14 के पार्ट 3 की, इसमें धारा 5 के तहत देखिए 3 में प्रवेशन हमला था, 5 में गुरुतर प्रवेशन हमला था। क्योंकि 3 में प्रवेशन हमला है तो 4 में उसके लिए दंड होगा, 5 में फिर उससे ज़्यादा एग्रेसिव वाला हमला रहेगा। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है जिसमें अपराध करते समय बच्चे की कोई भी अश्लील साहित्य के लिए उपयोग कर लिया, यानी कि उसकी कोई वीडियो बना ली, तो उसके लिए आजीवन कठोर कारावास है। इसमें मतलब इसमें यह है ही नहीं कि 10 वर्ष या 20 वर्ष न्यूनतम नहीं है, इसकी सज़ा ही आजीवन कठोर कारावास है। किसकी? गुरुतर प्रवेशन हमले की, यानी कि वैसा हमला जो खतरनाक वाला होता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब बच्चे को शारीरिक क्षति पहुंचाता है, उसके अंगों को भंग कर देता है। उसके बाद बात करें धारा 14 के पार्ट 4 की, इसमें धारा 7 के तहत अपराध करते समय, 7 के तहत मतलब के अपराध करते समय बच्चे का
जो अश्लील वीडियो या कुछ ऐसा बना लिया है। साथ में था आपका लैंगिक हमला। लैंगिक हमले में मतलब जो बच्चे को टच वाली बात हो रही थी, टच करते हुए ऐसा कुछ आपने जो वीडियो बना लिया है, उसके उद्देश्य से जो कार्य किया है उसमें 6 से 8 साल की सज़ा और प्लस जुर्माना आपका लग सकता है। ये थी आपकी सज़ाएं। आपने एक चीज़ देखी होगी इसमें, जो प्रवेशन हमला था उसके लिए, जो गुरुत्तर प्रवेशन हमला था उसके लिए, और जो लैंगिक हमला था उसके लिए, इन तीनों की बात जो की गई है वो धारा 14 के पार्ट में की गई है, ठीक है। और धारा 14 का जो पार्ट 1 है उसमें पोर्नोग्राफी की बात की गई, सीधी सीधी सिर्फ कि हाँ बच्चे को किसी भी पर्पज़ से पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ किया जा रहा है। बाकी धारा 2 में, 3 में और 4 में, मतलब 14 की धारा के पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और पार्ट 4 में, धारा 3, 5 और 7 यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला और लैंगिक हमला, इनके लिए इनको ऐड ऑन करके बताया गया कि वो हमला भी किया गया है प्लस उसकी वीडियो भी बनाई गई है। आगे हम बात कर लेते हैं धारा 14 के पार्ट 5 की। इसमें धारा 9 के तहत अपराध जो किया है यानी कि गुरुत्तर लैंगिक हमला, देखिए 7 तक लैंगिक हमला हो गया, अब गुरुत्तर लैंगिक हमला यानी एग्रेसिव होकर वो चीज़ें की गई हैं, टच की बात हो रही है, तो इसके लिए 8 से 10 साल की सज़ा है। ऐसा कोई हमला करते हुए बच्चे की वीडियो बना लेना, और जुर्माना भी इसके लिए लग सकता है। आगे हम देखते हैं धारा 15, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किसी बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री संग्रहित करना, यानी कि बच्चे का यूज़ तो आप कर ही रहे थे पोर्न वीडियो बनाने के लिए या फिर अश्लील साहित्य बनाने के लिए, अब उसका जो भंडारण कर लिया आपने व्यावसायिक पर्पज से, मतलब कि आप ऐसी कोई वीडियो बना रहे हैं उसके बाद उसे कहीं किसी मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, या फिर आप मतलब सीडी बना के बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी आप मतलब व्यावसायिक पर्पज से, पैसे कमाने के पर्पज से आप कर रहे हैं, तो उसकी जो सज़ा है, जो कारावास की अवधि है उसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगेगा। उसके बाद बात करते हैं हम पॉक्सो अधिनियम के सिद्धांत। देखिए आपने ये भी सारी धाराएं देखी, धारा 1 से 46 तक, इनके नाम क्या हैं, इसमें एग्जैक्टली होता क्या क्या है ये आपने देखा। उसके बाद आपने देखा किस अपराध के लिए किस धारा में क्या सज़ा दी गई है, किस सज़ा का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं पॉक्सो अधिनियम के सामान्य सिद्धांत की। इसके 12 सिद्धांत हैं, जिन 12 सिद्धांत पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पॉक्सो अधिनियम के 12 सिद्धांत हैं। 12 सिद्धांत में हम इनमें शामिल सभी लोगों को इनका पालन करना था। राज्य सरकारें, बाल कल्याण समितियां, विशेष अदालतें और पुलिस समान रूप से इन 12 सिद्धांतों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो पहला सिद्धांत इसका क्या कहता है, बच्चे का सर्वोत्तम हित। पहला सिद्धांत इसका कहता है पॉक्सो का, बच्चे का सर्वोत्तम हित। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बच्चे का समग्र रूप से विकास करना है। दूसरा सिद्धांत इसका कहता है जीवन और अस्तित्व का अधिकार। किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक नुकसान को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से बच्चे से दूर रखा जाना चाहिए। इसका सिद्धांत है ये कि बच्चे के साथ एक तो ऐसी घटना होती है, उसके बाद भी उसका जीवन और उसका अस्तित्व है और उसका अधिकार है उसका, तो उसको जिस भी तरह की सहायता है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक सहायता उसे चाहिए, भावात्मक सपोर्ट चाहिए, मेंटली कोई नुकसान हो रहा है वो चाहिए, शारीरिक कोई क्षति पहुंची है उसको रिकवरी चाहिए, तो वो सब अच्छे से अच्छे सर्वोत्तम तरीके से बच्चे से वो चीज़ें दूर करनी चाहिए, मतलब उसकी वो परेशानियां दूर करनी चाहिए। बात करें सिद्धांत नंबर 3, भेदभाव से सुरक्षित रहने का अधिकार। न्याय के पारित होने में किसी भी आधार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब सभी के लिए न्याय समान रहना चाहिए, किसी भी तरह का किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिद्धांत 4 कहता है सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करने का अधिकार। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेंगे। पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित के साथ पूरी प्रक्रिया में बहुत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जिसके साथ जो विक्टिम है वो आपका एक छोटा बच्चा है, तो आपको उसके साथ बहुत ही सजगता से, बहुत ही करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है जिससे उसका निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सिद्धांत 5 आपसे कहता है सूचित होने का अधिकार। कानूनी कार्यवाही को पीड़ित बच्चे या गवाह को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए, मतलब कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, कानूनी कार्रवाई जो की जा रही है या जो भी काम किया जा रहा है, उससे उस केस से संबंधित जो बच्चा है जिसके साथ ये घटना हुई है उससे रिलेटेड जो गवाह है, जो गवाही दे रहा है, उस सबको ये चीज़ें
अच्छे से समझाई जानी चाहिए, सूचना का अधिकार में आएगा। 6 की अगर हम बात करें, विशेष निवारक उपायों का अधिकार। एक बार दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे के साथ दोबारा दुर्व्यवहार होने की संभावना अधिक है और चूंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है, इसलिए यह अधिनियम निवारक उपायों पर काफ़ी गंभीरता से काम करता है। तो जिस बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाती है उसके साथ दोबारा ऐसी घटना होने की आशंका ज़्यादा रहती है, तो उसमें भी बच्चे की बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ का हम इलाज करें उससे बेहतर है हम उसका रोकथाम करें, जिसे कहते भी हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो रोकथाम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बात बहुत छोटे बच्चों की रहती है, इसमें बहुत ही कोमल मन रहता है उनका। प्रभावी सहायता का अधिकार। कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक तरीकों से कष्टदायक हो सकती है। यही कारण है कि बहुत सारे अपराध दर्ज नहीं हो पाते, क्योंकि मानसिक और वित्तीय लागत अक्सर बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि अधिनियम कानूनी, स्वास्थ्य परामर्श, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय पहलुओं का प्रावधान करता है। इसमें क्या है, इस अधिनियम में, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की या उसकी पूरे फैमिली की, जो भी उसको सपोर्ट करते हैं, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो फाइनेंशियली इस चीज़ को झेल सके, तो उसके लिए जो है अधिनियम ऐसे प्रावधान रखता है कि उससे चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे तो भाई उसके साथ अगर गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमले जैसी खतरनाक घटना हुई है तो उसे सीधी सी बात है इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्वास्थ्य से संबंधित। उसके बाद उस जो घटना से निकलने के लिए काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब का जो मैनेज करना है वो सब अधिनियम कहता है कि प्रोवाइड करा जाएगा। पेरेंट्स ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें कर पाएँ। सिद्धांत 8 कहता है इसका सुने जाने और विचार तथा चिंताएं व्यक्त करने का अधिकार। एक बच्चे को उन हिस्सों के बारे में सुने जाने का अधिकार है जो उसे प्रभावित करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है इससे रिलेटेड होती है जहाँ जो बच्चा जानना चाहता है या जो उसे जानना चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बच्चा 16 साल का हो तो वो ऐसी चीज़ों को समझ सकता है, तो उसके सामने वो चीज़ें होनी चाहिए जिन टॉपिक्स पे उसको मतलब जो टॉपिक्स उसे जानने चाहिए वो। बात करते हैं सिद्धांत 9 की। न्याय प्रक्रिया के दौरान कठिनाई से सुरक्षित रहने का अधिकार। अब न्याय प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, बच्चे को बहुत बार कोर्ट के चक्कर लगाना या बार बार उसको बयान के लिए बुलाना, इन सब चीज़ों से, इन सब कठिनाइयों से बचा के रखने के लिए भी प्रावधान है। और केस को जल्दी से जल्दी, देखिए अभिलेखन जो होना है वो 1 महीने के अंदर हो जाना है बयान का, और जो इसका केस का निपटारा है वो आपका 1 ईयर के अंदर हो जाना है, जिससे कि बच्चे को इन सब कठिनाइयों से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश की जा सके। बात करें सिद्धांत 10 की, गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता का अधिकार है कि जिस भी बच्चे के साथ ये घटना हो उसकी जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाए। 11वें सिद्धांत की बात करें, मुआवजे का अधिकार। जिस बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना होती है उसे मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे की राहत के लिए और उसे पुनर्वास के लिए भी, मतलब आगे का जीवन यापन करने के लिए भी। उसके बाद है सुरक्षा का अधिकार। अब बच्चे की सुरक्षा चाहे वो मुकदमे के दौरान हो चाहे बाद में, उसका अधिकार बनता है कि उसे सुरक्षा दी जाए, तो अधिनियम इस सिद्धांत पर भी काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉक्सो अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। देखिए, क्लास समाप्त होने पर ही है, बस ये 2 ही स्लाइड बची हैं, हम इसकी विशेषताओं को जल्दी से देख लेते हैं। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। शॉर्ट में ही है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट वीडियो जिस टाइम हम बनाते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग हो ही जाता है। तो जल्दी से हम इसकी विशेषताओं को और देख लेते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 में कुछ विशेष विशेषताएं से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बनाती हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अधिनियम बच्चों के 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को परिभाषित करता है, यह मानता है, मतलब 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा मानता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा देता है। उसके बाद है इसमें एक और इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता है, पिछले अधिनियमों में लिंग बहिष्कार की समस्या को यहाँ पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, क्योंकि अधिनियम अपने रुख में लिंग तटस्थ है। मतलब कि जो भी अपराध हो रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की के साथ हो रहा है या लड़के के साथ हो रहा है। सिर्फ इतना देखा जाएगा कि बालक है, बच्चा है, 18
वर्ष से कम उम्र का है, फिर चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अगर उसके साथ अपराध हुआ है तो यह अधिनियम बराबर उस पर काम करेगा। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए यह अधिनियम है, तो दोनों के लिए है। इसमें जो जेंडर है इसको मायने नहीं दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत यौन शोषण के कई रूपों और कार्य परिभाषित हैं जो केवल अश्लील साहित्य, उत्पीड़न या प्रवेशनात्मक गैर भेदक अपराधों तक ही सीमित नहीं हैं। अब इसमें कितने मतलब बहुत सारे यौन अपराध हो सकते हैं, किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं। देखिए कहीं पे सिर्फ छूना ही यौन अपराध है, शब्द कह देना भी यौन अपराध है, बच्चे का पीछा करना या उसको ऐसी कोई चीज़ दिखाना या ऐसी कोई ध्वनि या शब्द सुनवाना, तो ये सब मतलब बहुत ही अच्छे से इसमें डिफाइन की गई है कि किस किस चीज़ों को हम यौन अपराध में रख सकते हैं। यदि बच्चा मानसिक रूप से बीमार है या अपराधी अधिकार या परिवार के सदस्य, डॉक्टर, शिक्षक आदि जैसे भरोसेमंद पद से आता है तो इन कृत्यों को गंभीर माना जाएगा। देखिए अगर या तो बच्चा मानसिक रूप से बीमार है, उसका कोई फ़ायदा उठाकर उसके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो इस अपराध को बहुत गंभीर माना जाता है नहीं। या फिर डॉक्टर, शिक्षक की बात करेंगे, पब्लिक से डील करते, बच्चों से भी डील करते, अगर इन्होंने ही कोई ऐसा अपराध किया है तो भी ये बहुत उसमें कैटेगरी में आएगा, कठोर कैटेगरी में, क्योंकि डॉक्टर और टीचर जो हैं वो बहुत ही भरोसेमंद होते हैं। डॉक्टर के पास और टीचर के पास बच्चों को जो भेजा जाता है बहुत ही भरोसे के साथ, लेकिन अगर वो भरोसा तोड़ते हैं तो ये बहुत ही और ज़्यादा गंभीर और कठोर माना जाता है। बात करें न्यायिक प्रणाली की। न्यायिक प्रणाली के भीतर बच्चे के पुनः उत्पीड़न की रोकथाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉक्सो अधिनियम एक पुलिसकर्मी को पूरी जांच के दौरान बाल संरक्षण की भूमिका के तहत कार्य करने की अनुमति देता है। जांच की प्रक्रिया को यथासंभव बच्चों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए और घटना की रिपोर्टिंग से पहले 1 वर्ष के भीतर तुरंत न्याय दिया जाना चाहिए। वही चीज़ें 1 वर्ष के भीतर आपको जो है केस का निपटारा करना है। 1-2 विशेषता और देख लेते हैं, फिर क्लास को बाइंड अप करते हैं। इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है जो विशेष रूप से ऐसे अपराधों से आवश्यक संवेदनशीलता और संवेदनशीलता के साथ निपटेंगे। ये 2 बार टाइप हो गया है, तो जो आवश्यक संवेदनशीलता के साथ निपटेंगे। अधिनियम की 45वीं धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। 45वीं धारा में केंद्र सरकार को नियम बनाने के अधिकार दिए गए, जिसकी बात भी अभी हमने की थी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, एक स्टेट है और एक नेशनल लेवल है। तो इन दोनों को ही क्या किया गया है, जो अधिनियम है इसके जो प्रावधानों का कार्यविवरण है, कैसे फॉलोअप किया जा रहा है, कैसे लागू किया जा रहा है, इसकी निगरानी करने का काम दिया गया है, क्योंकि ये दोनों ही प्राधिकरण वैधानिक प्रकृति के हैं। पॉक्सो अधिनियम धारा 42A के अनुसार अन्य प्रावधानों के साथ विसंगतियों के मामले को खत्म कर देगा। यह अधिनियम यौन अपराधों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है। किसी व्यक्ति की मानहानि के उद्देश्य से इन कानूनों का दुरुपयोग दंडनीय है। तो ये थे हमारा पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड संबंधित चीज़ें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज हमने इसमें आप देख लेते हैं हमने इसमें क्या देखा। इसमें हमने देखा पॉक्सो एक्ट क्या है, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, सभी धाराओं के प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं सभी धाराओं में, और किस धारा में किस अपराध के लिए कितनी सज़ा है, और अधिनियम के सिद्धांत और इसकी विशेषताएं। आगे मैं कोशिश करती हूँ इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी लेकर आने की। एक वीडियो पहले भी मैंने बना चुकी है प्रश्न उत्तर की, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें।